हेलो एंड वेलकम टू साइकोलॉजी पीपल। चैप्टर 2 हम कर रहे हैं मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। काफ़ी सारे मेथड्स जो हैं हम कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होती है? अब ये तो नाम से पता चल रहा है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मतलब कुछ ऐसे टेस्ट जो कि हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में हमें बताते हो। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कौन से? जैसे साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जैसे कि इंटेलिजेंस, हमारा हाई आईक्यू है, लो आईक्यू है, मॉडरेट आईक्यू है। ठीक है, तो हमारा आईक्यू लेवल क्या है? ठीक है, तो वो हो गया हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट। फिर हो गया एप्टीट्यूड के बारे में। ठीक है, जैसे करियर गाइडेंस वगैरह में भी कि आपका करियर एप्टीट्यूड क्या है, किधर आपका रुझान है, वो चीज़ें। पर्सनालिटी के बारे में, इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो, आपके इंटरेस्ट एरिया के बारे में अगेन करियर गाइडेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। योर एटीट्यूड्स, योर वैल्यू सिस्टम, योर एजुकेशनल अचीवमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें। साइकोलॉजिस्ट के लिए हमेशा से ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता लगाना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जानना, उनको समझना हमेशा से उनके लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न रहा ही है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो जो पहली लैब खोली गई थी लेपेजिग जर्मनी में, विलियम वोंट ने खोली थी, एक्सपेरिमेंटल लैब खोली थी, तो वो भी यही करने की कोशिश कर रहे थे कि मेंटल प्रोसेसेस कैसे होती हैं, क्यों वो डिफरेंसेस हैं, क्या हम सोचते हैं, एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग राय क्यों होती हैं, अलग एक्सपीरियंसेस क्यों हैं। तो वो ये सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे। तो मतलब हमेशा से ही हम जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसका रीज़न फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादा हमेशा से हम उत्सुक रहे हैं और वो एक मेजर कंसर्न रहा है साइकोलॉजी का। अब ऐसा क्यों? ये जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, ये जो इस टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है? मतलब हम एक तो पर्पस ये हो गया कि भाई चलो मेजर कंसर्न रहा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पता लगाने का। दूसरा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इन टेस्ट्स को यूज़ किया जाता है वेरियस वेरियस पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर एसएसबी सिलेक्शन के बारे में अगर आपको पता हो तो वहाँ पे भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो डिफेंस जितने भी डिफेंस पर्सनल हैं उनकी सिलेक्शन के लिए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। देन अब बड़ी बड़ी जो एमएनसी कंपनियां उन वो जब प्लेसमेंट लेती हैं तो प्लेस उस जो पैनल इंटरव्यू पैनल होता है उसमें भी साइकोलॉजिस्ट रोल उनका रोल होता है और साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, ठीक है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ होता है इन अ वे कि अगर कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू है तो उसके डायग्नोसिस पर्पस के लिए भी हम टेस्टिंग करते हैं। अगर करियर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नहीं डिसाइड कर पा रहे किस करियर में जाना है, आगे फर्दर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, उस करियर को लेके कुछ भी डिटेल चाहिए तो करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जाती है। उसके लिए भी किसी किसी को तो पता होता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, उनको थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिए होती है कि आगे फर्दर मुझे पता तो है कि मुझे डॉक्टर बनना है लेकिन कैसे बनना है उसका प्रोसेस थोड़ा आगे फर्दर और थोड़ा डेप्थ में डिस्कशन चाहिए। लेकिन किसी किसी को कोई कोई होता है कि वो बोलते हैं कि मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लाइक लाइफ में किस करियर को चूज़ करना है, मेरा इंटरेस्ट एरिया भी मुझे कुछ खास क्लियर नहीं है। मतलब तो इस केस में भी हम अप्लाई करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, उनका एप्टीट्यूड देखने के लिए, उनका इंटरेस्ट एरिया देखने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे जो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे चलते हैं। तो टेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये टेस्ट होते कैसे हैं? साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है ये पेन एंड पेपर टेस्ट भी हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में होते हैं। ठीक है, आपने इसमें क्वेश्चंस होते हैं जिस तरीके से, मतलब अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चंस को जो है हम आइटम बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स, जैसे मान लो किसी साइकोलॉजिकल टेस्ट में 35 क्वेश्चंस हैं तो हम उनको बोलेंगे कि 35 आइटम्स हैं इस पूरे टेस्ट में। ठीक है, और उनके कुछ प्रोबेबल रिस्पॉन्सेज भी होते हैं जिसके तुलना में हम फिर देखते हैं कि चीज़ें कैसे बैठ रही हैं। ठीक है, नाउ जितने भी ये टेस्ट होते हैं ये ऐसे ही डेवलप नहीं कर ले जाते हैं, ऑब्वियसली प्रॉपर रिसर्च होके और सब इनको देखभाल के ही इनको पूरा डेवलप किया जाता है और इसमें सब कुछ बहुत क्लियरली डिफाइन होता है। इनफैक्ट जो इनके क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत क्लियरली डिफाइन होते हैं, कोई एम्बिगुइटी उसमें नहीं होती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई एक वर्ड का मतलब है तो उसके 100 मतलब निकल सकते हैं, तो कोई और क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं हम टेस्ट में,
साइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग हो रही है उसमें जो क्वेश्चन है उसका एक पर्सन तो कोई और मतलब निकालेगा और दूसरा पर्सन कोई और मतलब निकालेगा, नहीं। इस तरीके के क्वेश्चंस हम नहीं रखते। हम क्वेश्चंस इतने सिंपल भाषा में और इतने क्लियरली, इतने प्रिसाइजली डिफाइंड होते हैं कि उसको जो भी इंसान पढ़ेगा उस एज ग्रुप का, वो उसको वैसे ही इंटरप्रेट करेगा जैसे कि उसको इंटरप्रेट करना चाहिए। ठीक है। तो जितने भी टेस्ट हैं वो एज ग्रुप डिफाइंड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एज ग्रुप मतलब एज ग्रुप के हिसाब से भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आई क्यू की बात कर रहे थे, ठीक है, हम वी वर टॉकिंग अबाउट आई क्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात कर रहे थे। तो अगर आपको इंटेलिजेंस क्वेश्चन मान लो करना है 6 से लेकर 18 साल के बच्चों का, तो उनका अलग होगा। 18 साल के बाद तो हम एडल्ट्स हो जाते हैं, उसके ऊपर करना है समवेयर लाइक 74 एज तक, तो उसका अलग हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो, मतलब एज लेवल भी मैटर करता है। एक ही टेस्ट हर एज ग्रुप पे नहीं लग जाएगा भाई। एक एक 10 साल का या एक 15 साल का बच्चा और एक 25 साल के बच्चे में कुछ तो फर्क होएगा ना। उस उनका लेवल ऑफ थिंकिंग, उनकी आईक्यू और उनका आईक्यू में कुछ तो डिफरेंस होगा। तो वो फिर एज ग्रुप के हिसाब से हम चेक करते हैं। ठीक है, वेशलर इंटेलिजेंस स्केल होता है, वो एक एडल्ट्स के लिए अलग होता है, चिल्ड्रन के लिए अलग होता है। तो इस तरीके से आईक्यू के हैं। तो मतलब एज इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स हैं हमारे पास। उसको स्केल्स बोल लो, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बोल लो, वो है। जितने भी ये टेस्ट हैं, एज आई सेड, कि ये ऐसी हवा में नहीं बना दिए जाते, ये स्टैंडर्डाइज होते हैं। ठीक है, और काफ़ी ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब कि इसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है। जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो काफ़ी स्टैंडर्डाइज हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, और इंडिविजुअल की जो असेसमेंट है, मेंटल असेसमेंट हो, बिहेवियरल असेसमेंट हो, उनको, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी और स्टैंडर्डाइजेशन जो है ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें याद रखने के लिए। ठीक है, वैसे हालांकि इसमें शायद आपकी बुक में मेंशन नहीं है अभी, लेकिन सारे के सारे टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे टेस्ट भी होते हैं साइकोलॉजी में हमारे पास जिस पे सब्जेक्टिविटी देखते हैं। उन टेस्ट पे सब्जेक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट है। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है। तो इस तरह के कुछ एक टेस्ट हैं, टैट है, थीमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट। तो कुछ एक तरीके के टेस्ट हैं जिस पे हम सब्जेक्टिविटी भी देखते हैं। बट ज़्यादातर जो टेस्टिंग है, अगर हम आईक्यू की बात करें, हाई आईक्यू, लो आईक्यू, मॉडरेट आईक्यू, व्हाटएवर आईक्यू, अगर हम आईक्यू की बात करें तो यहाँ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होगी। इट हैज़ टू बी ऑब्जेक्टिव ओनली। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी से अब मतलब क्या है, अब वो समझा रहे हैं। अब अगर हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो ऑब्जेक्टिविटी कहते किसे, ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू द फैक्ट कि दो और मोर रिसर्चर, मतलब दो या दो से ज़्यादा रिसर्चर, कोई भी रिसर्चर जो है, अगर वो एडमिनिस्टर करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट को, किसी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट को विद दैट एज ग्रुप ऑफ पीपल जिसके लिए वो बना है, देन बोथ ऑफ देम मोर और लेस सेम वैल्यू पे, सेम आंसर्स पे ही आके रीच करेंगे। ये नहीं कि एक का तो कुछ और वैल्यू आ रहा है और ड्रास्टिकली डिफरेंट आ रहा है कुछ दूसरे का। देर कैन बी अ चेंज बट इतना ड्रास्टिक नहीं हो सकता है, समझ आई। सो ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि मोर और लेस सेम ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप मेजर कर रहे हो तो कुछ और मेजर कर रहे हो और कोई और रिसर्चर उसी एज ग्रुप पे सेम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कर रहा है तो उसका रिजल्ट तो बिल्कुल ही बखरा आ रहा है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप उसकी वर्डिंग्स हैं सही तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि वो वही चीज़ कम्युनिकेट करे, एक ही चीज़ कम्युनिकेट करे डिफरेंट डिफरेंट रीडर्स को। ये नहीं कि किसी एक रीडर को उसका मतलब कुछ और समझ आ रहा है, किसी दूसरे रीडर को जो वो टेस्ट कंडक्ट जो ले रहा है रिस्पोंडेंट, उसको वो कुछ और इंटरप्रेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बोला कि व्हाट आर वॉवल्स। ठीक है, वॉवल्स क्या है। अब कोई सोचेगा कि वॉवल्स, ये मुझसे पूछ रहे हैं कि कितने वॉवल्स होते हैं, कि मतलब मेरे को इसमें लिखना है कि AEIOU वॉवल्स हैं, या व्हाट आर वॉवल्स में मुझे वॉवल्स की डेफिनेशन देनी है या उनको डिस्क्राइब करना है, मतलब क्या है।
तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन या एम्बिग्विटी के चांसेस हैं। बट अगर मैं पूछूं हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो मैंने बोला हाउ मेनी, तो क्लियर है ना, आप यू हैव टू डिफाइन अ नंबर, वेदर इट्स 5 और व्हाट, ठीक है। तो आपको वो नंबर स्पेसिफाई करना है। मैंने यहाँ पे हाउ मेनी पूछा है। तो जो आपकी वर्डिंग्स हैं क्वेश्चंस की, कहने का मतलब है वो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस फॉर्म करने होते हैं कि उन क्वेश्चंस को किसी और तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जाता। बहुत क्लियर क्लियर डिफाइन किया हुआ है कि ये जो पूछा जा रहा है वो आपको समझ आना चाहिए, और आपको नहीं, उसके बाद जो भी आपकी एज ग्रुप का पर्सन वो टेस्ट जिस पे भी कंडक्ट होगा वो सब उसको एक ही तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो वर्डिंग्स में कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। जो टेस्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी आपको पहले स्पेसिफाई कर दी जाती हैं, एडवांस में बता दी जाती हैं कि टेस्ट कंडक्ट करने से पहले कुछ क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करनी है। तो वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में, यहाँ पे कोई बहुत हाई फाई इंग्लिश या कोई बहुत ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता कि जिसको इंटरप्रेट करने में दिक्कत हो। बहुत प्लेन सिंपल लैंग्वेज में एकदम क्लियर और प्रिसाइजली डिफाइंड चीज़ें होती हैं। पूरा इंस्ट्रक्शंस, जिस तरीके का प्रोसीजर कंडक्ट होना है, किस तरीके के एनवायरनमेंट में मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, मतलब इन कुछ कुछ टेस्ट होते हैं जो ग्रुप पे किए जाते हैं, कुछ होते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे वन और वन करते हैं। तो ये सब, और मतलब हर एक चीज़ की इसकी स्कोरिंग कैसे होगी, मतलब मान लो आपने टेस्ट तो दे दिया, अब इसके स्कोर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, कैसे रिजल्ट तक पहुंचना है, तो वो सब चीज़ें जो हैं पहले से ही स्पेसिफाई होती हैं, पहले से बताया दिया जाता है। मतलब रिसर्चर को तो ये सब पता ही होता है, और जब जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जो उनकी मैनुअल होती है उसमें सब चीज़ें क्लियरली डिफाइंड होती हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि ये मतलब ऑब्जेक्टिविटी अगर आ रही है तो ये ऑब्जेक्टिविटी आती कैसे है, इतनी प्रिसाइज, इतना सब कुछ ये कैसे होता है। तो टेस्ट का जो है कंस्ट्रक्ट करने का अपना एक, मतलब हम कैसे पता लगाते हैं ना कि ये टेस्ट रिलायबल है, कि अब यहाँ पे रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, इन सारे चीज़ों को हम समझेंगे कि मतलब वो उसमें इतनी ऑब्जेक्टिविटी कैसे लाई जाती है कि उसमें कुछ सब्जेक्टिविटी ना रहे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट जब हम टेस्ट करते हैं, कोई भी रिसर्चर जब टेस्ट कंडक्ट करता है, या कई बार रिसर्चर्स को कुछ अपने जिस तरीके की उनकी रिसर्च है उसके लिए बनाने भी पड़ते हैं। वैसे काफ़ी हद तक आपके पास टूल्स अवेलेबल होते हैं, बट समटाइम्स यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ टेस्ट। आपको जो चीज़, अगर आपको टूल नहीं मिल रहा है जो आपको देखना है, जिस चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है, देन यू कैन मेक योर ओन रिसर्च का टूल ऑल्सो। मतलब उस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, उस चीज़ को मेजर करने के लिए आप अपना टूल भी बना सकते हो। वो तो मान लो आईक्यू का टूल अवेलेबल है ना, बट हमेशा ने इससे तो नहीं था ना, किसी ने तो आईक्यू का टूल बनाया ना। हमेशा से तो आईक्यू को मेजर करने का टूल नहीं था, हमेशा से तो पर्सनालिटी को टूल मेजर करने के लिए नहीं था। तो इनको मेजर करने के लिए टेस्ट बनाए गए ना, तो वो उसमें ऑब्जेक्टिविटी कैसे लाते हैं, बाय थ्रू रिलायबिलिटी, वैलिडिटी चेक करते हैं, नॉर्म्स पूरे उसके चेक करते हैं। अब रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी होती है कि किसी भी टेस्ट में कंसिस्टेंसी होना उनके स्कोर्स में, ठीक है। जो हम बात नहीं कर रहे थे, बता रहे थे ना, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आप या कोई और रिसर्चर अगर कंडक्ट करे, देन दे शुड मोर और लेस कम टू अ सेम कंक्लूजन। उसमें बहुत ज़्यादा एप्पल और ऑरेंजेस वाला डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ रिलायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आपने एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, मान लो कि आपने 6 से 18 साल तक के बच्चों के ऊपर कोई टेस्ट किया, ठीक ठीक है, या मान लो 10 से 18 साल, कुछ भी ऐसा एज ग्रुप ले लो जिस पे आपने टेस्ट किया। अब उन पे आपने आज टेस्ट किया, ठीक है। अब 2 महीने बाद या 20 डेज बाद आप उनके ऊपर वही सेम टेस्ट सेम एज ग्रुप के बच्चों पे, सेम बच्चों पे आप अप्लाई कर रहे हो, देन रिजल्ट्स शुड बी मोर और लेस सेम। ऐसे नहीं है कि उसमें ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डिफरेंट रिजल्ट आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट रिजल्ट आ गया तो मतलब उस पर रिलाई नहीं कर सकते ना, कभी कुछ बता रहे कभी कुछ। इस चीज़ को ऐसे समझो आप, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक वेइंग मशीन है, ठीक है, जिसमें वेट चेक करते हैं ना।
कि हम कितने मोटे हो गए, कितने किलो लूज़ कर लिया हमने, वज़न अपना कितना घटा लिया, कितना बढ़ा लिया। और आप मान लो आप उस पे वेइंग स्केल पे अपना वेट कर रहे हो। आपने अपनी डाइट में अगर कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं करे हैं, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं भी करे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने सुबह वेट करा तो कुछ और था, शाम को वेट करा तो कुछ और है। ऐसे होता है, लेकिन उसमें 5 या 10 किलो का फ़र्क नहीं आ सकता। वाटर का वेट होता है हमारी बॉडी में, वाटर रिटेंशन वगैरह का वेट की वजह से हमारी बॉडी में थोड़ा फ्लक्चुएशन तो होता ही है, पर कितना, मैक्सिमम 2 kgs, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है वेट। वैसे 1-1.5 किलो ही होता है, लेकिन 5 किलो का फ़र्क आ जाए ये तो कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो आपकी जो वेइंग मशीन है, जो जिस पे आप चेक कर रहे हो अपना वेट, उसमें आपने सुबह वेट किया और शाम को वेट किया और आपका नॉर्मल डाइट रहा, ये अब आप जानबूझ के बहुत कुछ गड़बड़ कर रहे हो, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सी यही होता है कि एक्सटर्नल्स वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट अगर हम देखें तो उसको मोर और लेस आपका वेट सेम ही होना चाहिए। कुछ ग्राम्स का फ़र्क आ सकता है या फिर वाटर, बॉडी में वाटर रिटेंशन की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे वेट हो सकता है। 0.5 kg हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, 5 किलो का तो डेफिनेटली एक दिन में 5 किलो का फ़र्क तो किसी की वेट में नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब कि वो मशीन रिलायबल नहीं है, उस पर रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी कुछ और बता रही है वेट, कभी कुछ और बता रही है, कभी कुछ और बता रही है। या तो उसके सेल कमज़ोर हो गए हैं या तो कुछ गड़बड़ हो गई है, तो कुछ गड़बड़ है मतलब। तो रिलायबिलिटी मतलब कि आप रिलाय कर सकते हो कि नहीं कर सकते उस टेस्ट पे जो आपने बनाया है। और रिलाय करने के लिए कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए ना। अगर किसी के बिहेवियर में मान लो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो क्या आप उसको रिलाय कर सकते हो उनके ऊपर रिलाय? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि इनका बिहेवियर तो चेंज होता रहता है, कभी ऐसे करते हैं कभी वैसे करते हैं, पता ही नहीं कैसे बिहेव करते हैं। तो कुछ प्रिडिक्टेबिलिटी तो है ही नहीं, कुछ रिलायबिलिटी तो है ही नहीं, तो इन पर रिलाय तो कर ही नहीं सकते। ये जो बोल रहे हैं पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिलायबिलिटी यहाँ पर भी वही मतलब है। तो अगर आप कंडक्ट कर रहे हो एक टेस्ट और उसके बाद थोड़े टाइम बाद दूसरा टेस्ट, वही सेम टेस्ट सेम एज ग्रुप के लोगों पे कर रहे हो, तो मोर और लेस सेम रिजल्ट आने चाहिए, उसको कहते हैं रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी भी बहुत सारे तरीके की होती है, इसमें हम एक पढ़ रहे हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, जो कि टेम्पोरल स्टेबिलिटी को दिखाता है। यहाँ पे इस टाइम पे टेम्पोरल का वर्ड का मतलब है टाइम। इट इज़ रिलेटेड टू टाइम, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम उसमें जो है रिजल्ट्स होंगे, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होएगा, तो उसको बोलते हैं टेम्पोरल स्टेबिलिटी। टेम्पोरल स्टेबिलिटी होना मतलब कि अगर मैंने 20 दिन बाद या 2 महीने बाद भी अगर मैंने टेस्ट कंडक्ट करा है, तो उसमें स्टेबल है, रिलेटिवली स्कोर्स मोर और लेस सेम है, तो इतना कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, और ये कैसे पता लगाते हैं हम टेम्पोरल रिलायबिलिटी? अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, हमने कोफिशेंट के बारे में डिस्कस करा था। ठीक है, मतलब हमने कोरिलेशन के बारे में सॉरी डिस्कस करा था वो तो, बट आपको यू हैव टू फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर आपको देखना पड़ता है दो सेट ऑफ स्कोर्स का। फॉर एग्जांपल, आपने आज टेस्ट कंडक्ट करा एंड आफ्टर 20 डेज फिर से आपने टेस्ट कंडक्ट करा, तो इसका जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और इसका आपस में कितना कोरिलेट कर रहे हैं, उस चीज़ से इस सेट ऑफ स्कोर्स जो है दोनों के, उस चीज़ से हम पता लगाते हैं कि कितना रिलायबिलिटी है इसमें। ठीक है, अब आते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। ये एक सेकंड टाइप ऑफ रिलायबिलिटी होती है। स्प्लिट हाफ जो रिलायबिलिटी होती है, ये इंटरनल कंसिस्टेंसी के बारे में होती है। ठीक है, इट इज़ अबाउट द इंटरनल कंसिस्टेंसी। पहले वाली जो रिलायबिलिटी थी, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, जब हमने पढ़ी थी, तो ये था कि मतलब टेम्पोरल रिलायबिल स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, दिस वाज अबाउट द टेम्पोरल स्टेबिलिटी, मतलब टाइम से रिलेटेड, समथिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं। और दूसरा आता है इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब जो हमने आइटम्स के बारे में बात करी थी ना, कि जो क्वेश्चंस होते हैं किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट में, जिनको हम आइटम्स बोलते हैं, तो अगर मान लो कि एक टेस्ट आईक्यू का है, तो उसमें पर्सनालिटी के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए ना। आईक्यू मेजर कर रहे हो तो आप आईक्यू ही मेजर करो, और पर्सनालिटी मेजर कर रहे हो तो आप पर्सनालिटी मेजर करो। ये थोड़ी ना कि आईक्यू टेस्टिंग में पर्सनालिटी मेजर करने वाला क्वेश्चन डाल दोगे आप, और आईक्यू और पर्सनालिटी में आईक्यू वाले क्वेश्चन डाल दोगे, ऐसे तो नहीं करोगे।
तो यही होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी। मतलब एप्पल और ऑरेंजेस अलग अलग हैं, घोड़े और गधे सब मिक्स नहीं कर दोगे। समझ आई? वो है ये। इसमें कैसे देखते हैं हम? इसमें मान लो एक क्वेश्चन जो है आपके, मान लो 10, मान लो 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चंस हैं। तो आप इसमें 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन करके डिवाइड कर लोगे। कैसे? ऑड एंड इवन मेथड लगाकर, ठीक है। एक ग्रुप हो जाएगा जिसमें 1 3 क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 3 5, ठीक है, ऐसे डाल दोगे तो ये 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। और दूसरे 15 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2 4 6, बाकी सारे इसमें, तो ऑड वाले इसमें हो जाएंगे, इवन वाले उसमें हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके 15 क्वेश्चन में आप जो है डिवाइड कर दोगे। उसके बाद दोनों का आप जो है कोरिलेशन कंप्यूट करके निकालोगे स्कोर्स। और दोनों के स्कोर्स में कोरिलेशन होना चाहिए ऑर्डर इवन में, तब भी आपको पता चलेगा कि अगर कोरिलेशन है तो हाँ ये ठीक है, इंटरनल है। मतलब ऐसा नहीं है कि घोड़े और गधे सब मिक्स करे हुए हैं, एप्पल ऑरेंजेस सब मिक्स करे हुए हैं, आईक्यू में पर्सनालिटी का क्वेश्चन डाले हुए हैं और पर्सनालिटी में आईक्यू के क्वेश्चन डाले हुए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करना। किसी भी साइकोलॉजिकल जो हम टूल्स होते हैं हमारे, जो स्कोर बनाते हैं, पेपर्स वगैरह, टूल्स वगैरह जो जिसमें आइटम्स होते हैं, वो चेक ऐसे करते हैं हम। तो अगर हमने ये चेक कर ली इंटरनल कंसिस्टेंसी तो मतलब ठीक है। समझ आया? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वैलिडिटी, अब बात करते हैं वैलिडिटी की। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दो शब्द हमने इस्तेमाल करे थे ना, तो वैलिडिटी क्या होता है ना? वैलिडिटी मतलब कि टेस्ट वही चीज़ मेजर कर रहा है जो वो क्लेम करता है मेजर करने के लिए, या कुछ और मेजर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक टेस्ट बनाया है जो मैथमेटिक्स अचीवमेंट को बताता है, तो उसको मैथमेटिक्स अचीवमेंट के बारे में ही बताना चाहिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर कोई टेस्ट है जो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में बताता है, तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे। समझ रहे हो? तो वैलिडिटी का मतलब यही होता है कि जो वो टेस्ट क्लेम कर रहा है कि वो मेजर करता है, तो वो वही मेजर कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जो आपका, हमने वो जो वेट मशीन वाला एग्जांपल लिया था, तो जो आपके घर पे वेइंग मशीन है वो आपका वेट ही तो बताएगी, वो आपका हाइट नहीं बताएगी। आजकल तो ऐसी वेइंग मशीन आती हैं जो वेट के साथ साथ BMI इंडेक्स और भी बहुत अटरम शटरम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो कैलकुलेट करके बताते हैं। तो इसीलिए, बट हाइट तो वेट मशीन नहीं बता सकती ना। जो हाइट जैसे मेजर की जाती है वैसे हाइट ही की जाएगी। तो वैलिड टूल है, ठीक है। मतलब अगर वेइंग मशीन है तो वेट ही बता रही है और कुछ नहीं बता रही है, तो उसके लिए वैलिड है। लेकिन वेट मशीन से आप हाइट थोड़ी ना चेक कर सकते हो, तो वो वैलिड ही टूल नहीं है, इनवैलिड है, वो तो टूल ही इनवैलिड है, ठीक है। तो ये होता है वैलिडिटी का मतलब। जब आप पेन पेन डालते हो तो कई बार आपका पेन अगर आपको ये गलत डाल देते हो तो वो इनवैलिड शो कर देता है ना। तो इनवैलिड मतलब कि कोई चीज़ यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होती है, आप गलत डाल रहे हो। किसी और बैंक अकाउंट का पेन किसी और बैंक अकाउंट के उसमें डाल दोगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो वैलिड ही नहीं है। तो वही वैलिडिटी का मतलब यहाँ पर भी है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। अब स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं ना? किसी टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक रिसर्चर को, अगर आप वो रिसर्च मतलब खुद टूल बना रहे हो, जो टूल ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज टूल है वो तो स्टैंडर्डाइज हो ही चुके हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको नॉर्म्स वगैरह भी सेट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि जो टेस्ट है आपने लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट पे एडमिनिस्टर किया, ठीक है, और सब कुछ आपने स्टैंडर्डाइज किया कि एज ग्रुप क्या होगी, व्हाट, मतलब हर एक चीज़। जैसे इंडियन उसमें कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो जो इंडियन उस पर यूज़ होते हैं वो टेस्ट टूल्स अलग होते हैं, ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से। और जो वेस्टर्न होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, उनको इंडियन पॉपुलेशन पे स्टैंडर्डाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आईक्यू की बात करें तो आपको पता है ऐसे नॉर्मल सा बेल सा कर्व होता है, ठीक है, एक बेल कर्व होता है जिसमें ये जो सेंटर लाइन होती है ये होती है नॉर्मल।
फॉर एग्जाम्पल जब हम ऐसे ले रहे हैं तो नॉर्मलसी की लाइन ये होती है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ फॉल करती है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो एनी डिविएशन विल टेल यू कि अगर यहाँ कुछ फॉल कर रहा है तो वो नॉर्मलसी से डिविएट कर रहा है, या यहाँ कुछ फॉल कर रहा है तो वो नॉर्मलसी, जो ये नॉर्मलसी की लाइन है, यहाँ से डिविएशन हो रही है ना, चाहे पॉजिटिव तरफ जा रहा है चाहे नेगेटिव तरफ जा रहा है, पर नॉर्मलसी से डेविएट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम आईक्यू का ही एग्जांपल लें तो ये नॉर्मल रेंज है आईक्यू की, 110 तक जो किसी की आईक्यू होती है वो नॉर्मल रेंज में आता है। ठीक है, एनीथिंग बियॉन्ड 110, वेदर इट्स 111 से लेके 120 तक, ठीक है, वो फिर थोड़ा हाई आईक्यू में चला जाता है। सो मतलब एनीथिंग विच इज़ बियॉन्ड नॉर्मलसी, डिज़ायरेबल है अनडिज़ायरेबल है, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं अभी कि इधर नेगेटिव में चला जाएगा। एनीथिंग बियॉन्ड दैट तो मतलब मेंटल रिटार्डेड है, या अब उसको एमआर नहीं बोलते, आईडी बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। लेकिन बात वो नहीं है, डिज़ायरेबल है अनडिज़ायरेबल है वो अलग चीज़ है कि ठीक है, नो बडी वॉन्ट्स टू गो टू दिस साइड, आईक्यू का दिस साइड तो जाना चाहते हैं लेकिन इस साइड पे नहीं जाना चाहते, मतलब लोअर साइड पे नहीं जाना चाहते, बट हायर साइड पे लॉट ऑफ पीपल मे डिज़ायर की हायर साइड पे। डिज़ायरेबिलिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट दैट समथिंग दैट वेरीज फॉर द नॉर्मल, वो नॉर्मलसी से हटकर है वो चीज़। ये हमने स्टैंडर्डाइज कैसे किया, जब हमने 500 लोगों पे 1000 लोगों पे आईक्यू का टेस्ट किया तो हमें पता चला कि एवरेजली यही आता है। सो हम ये इसलिए करते हैं ताकि कोई भी डिविएशन हो तो उसको कंपेयर कर सके, वी शुड बी एबल टू कंपेयर। ठीक है, तो जो भी नॉर्मलसी से हटके डेविएशन होगा उस डेविएशन को कंपेयर कर सके, उसके बेसिस पे वो कंपैरिजन कर सके, वो कंपैरिजन करने के लिए हमें स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक सेंटर पॉइंट तो चाहिए ही होता है। ठीक है, अगर हमें वो एक सेंटर पॉइंट नहीं होगा तो हम परफॉर्मेंसेस को कंपेयर नहीं कर पाएंगे इंडिविजुअल की, और ना ही इंडिविजुअल स्कोर के बारे में कुछ बता पाएंगे। सो फॉर दैट सेंटर पॉइंट टू हैपन वी नीड अ एक स्टैंडर्डाइज, एक नॉर्म्स, एक कुछ, मतलब कि कोई चीज़ अगेंस्ट द नॉर्म है, हटके है नॉर्म से, तो वो चीज़ पता लगाने के लिए हमें ये सब प्रोसेस करना होता है। नाउ वैलिडिटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। नाउ एक और चीज़ है जो हमें कंसिडर करनी होती है, वो होती है डिफ़िकल्टी लेवल और एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट का। साइकोलॉजिकल टेस्ट को हम और जो है क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग कि कौन सी लैंग्वेज में है वो। ठीक है, अब इंटरनेशनल लैंग्वेज तो इंग्लिश ही मानी है, तो सब इंग्लिश में है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं समझ आती, फिर उनके हिंदी वर्जन्स होने चाहिए टेस्ट के। ठीक है, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो उसके हिंदी वर्जन्स होने चाहिए, हिंदी लैंग्वेज का होना चाहिए। ठीक है, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उनका क्या होता है, फिर डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, तो इस तरीके से बहुत सारे टेस्ट को क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, नाउ डिपेंडिंग, अगर हम लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो कुछ टेस्ट होते हैं जो वर्बल टेस्ट होते हैं, जहाँ पे आपकी लिटरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज आप लिटरेट हैं, पढ़ लिख सकते हैं, तो वो वर्बल टेस्ट जो है आप दे पाएंगे क्योंकि रिटन फॉर्म में होते हैं। लेकिन कुछ होते हैं नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, उनके लिए लिटरेसी रेट इम्पॉर्टेंट नहीं है। सब पीपल हु आर नॉट लिटरेट, वो उन पे भी कंडक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि उस पे सिम्बल्स या कुछ पिक्चर्स या परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि एक जिगजैग सी पजल है। ठीक है, एक पजल सॉल्व करनी है और आपको इसको जोड़ना है, इस पजल को जोड़ना है आपको, तो वो पजल के लिए लिटरेसी रेट का होना ज़रूरी नहीं है भाई। वो 4 ब्लॉक्स हैं या 5 ब्लॉक्स हैं, जो भी ब्लॉक्स ऑफ पजल है वो आपको जोड़ने हैं। ठीक है, वो आपको जोड़ने हैं, तो उसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना या ना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। ये हो गया परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, इट इज़ समथिंग यू, इट इज़ एन एक्टिविटी विच यू हैव टू परफॉर्म। तो इसमें लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है। ठीक है, वो तो जो भी कंडक्ट कर रहा है, अगर कोई मराठी पर्सन कंडक्ट कर रहा है तो उसको मराठी भाषा में कह सकते हैं कि भाई ये लैंग्वेज पजल है, यू हैव टू सॉल्व इट, आपको इसको पजल को सॉल्व करना है। हिंदी है तो हिंदी में बता देगा कि ये पजल है, ये एक फ़ोटो है और ये उस फोटो के 4 टुकड़े हैं पजल के, ये आपको सॉल्व करना है। तो समझ रहे हो, इस तरीके की टेस्टिंग को हम बोलते हैं नॉन वर्बल टेस्ट। और नॉन वर्बल टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि
मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पे, इनफैक्ट सब पे कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रुकावट नहीं है, इसमें लिटरेसी का कोई बाधा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई लिटरेट होगा तभी उसके लिए लिटरेसी रेट होना ज़रूरी है। कम से कम जैसे कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें लिखा होता है कि 5वीं कक्षा या आपको 10वीं कक्षा तक की मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए, तभी आप ये टेस्ट कंडक्ट जो है ले पाएंगे एज अ रिस्पॉन्डेंट। ठीक है, तो अगर आपने 5th तक एजुकेशन आपकी नहीं हुई हुई है या 10th तक एजुकेशन नहीं हुई है तो ये आप टेस्ट नहीं ले सकते, और रिसर्चर उन पे वो टेस्ट नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ वो वर्बल टेस्ट होते हैं और कुछ रिटन फॉर्मेट में होते हैं, उतना बेसिक उनको आना ही चाहिए फॉर दैट टेस्ट टू कंडक्ट उन पे होने के लिए। लेकिन जो नॉन वर्बल टेस्ट है उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं, वो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो उसमें लिटरेसी रेट का चक्कर नहीं होता है। इसी तरीके से हमने बोला था कि अब मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी मैटर करता है। ठीक है, तो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो कुछ टेस्ट होते हैं जो इंडिविजुअल्स पे कंडक्ट किए जाते हैं और कुछ होते हैं जो ग्रुप पे किए जाते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट कौन से होते हैं? इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं जो वन ऑन वन किए जाते हैं, वन पर्सन पे एट अ टाइम वो टेस्ट कंडक्ट किए जाता है। एक ही जने पे आप वो वन ऑन वन करके वो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो। ग्रुप टेस्ट क्या होएगा? जो सेम टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को केटर कर सकते हैं, है ना। एक टाइम पे बहुत सारे बंदे हैं जिनको टेस्ट दे सकते हैं और इकट्ठा डेटा आ जाएगा, वो हो गया ग्रुप टेस्ट हो गया। इंडिविजुअल टेस्ट में क्या होता है कि फेस टू फेस आप एडमिनिस्टर कर रहे हो टेस्ट को, तो उनको उनको बिठाओगे अपने सामने, और जो आप उन पे जो भी टेस्ट आया वो कंडक्ट करोगे और उनके रिस्पॉन्सेस को हाथ के हाथ नोट डाउन करोगे। लेकिन ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, आप उनको इंस्ट्रक्शन दे दोगे। एक ग्रुप ऑफ पीपल लिया आपने, अगर 10 लोगों पे कंडक्ट करना है इकट्ठे, तो उन 10 को बिठाया आपने, 10 लोगों को इकट्ठे बिठा के और आपने उनको इंस्ट्रक्शन सारी समझाई। टेस्ट पे जो भी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, कितने आइटम्स हैं, ठीक से क्वेश्चंस को रीड करना है और अकॉर्डिंगली उसको आंसर करना है। इस तरीके से आपने सारी इंस्ट्रक्शन पूरे ग्रुप को इकट्ठी दे दी, उन्होंने टेस्ट शुरू करा, जस्ट लाइक योर एग्जाम्स, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद सब कलेक्ट करके आपने अपने सैम्पल का जो भी है, और उसके बाद आप उसका रिजल्ट वो निकाल लेते हो। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हो स्कोर। तो ग्रुप टेस्ट एक ही बारी में आपके पास एक ही झटके में काफ़ी अच्छा डेटा कलेक्ट हो जाता है। इंडिविजुअल में तो फिर एक एक करके आपको बुलाना पड़ेगा पर्सन को और उन पे टेस्ट कंडक्ट करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली अगर ऐसे आप टेस्ट कंडक्ट करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो जो इंडिविजुअल टेस्टिंग है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट वे ऑफ गेटिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम चिल्ड्रन स्पेशली, क्योंकि चिल्ड्रन जो होते हैं वो इतनी ईजीली, उनके साथ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करना इतना ईजी नहीं होता बच्चों के साथ आपको वन ऑन वन बैठ के उनको थोड़ा ध्यान लगा कर, मतलब उनका कि भाई टेस्टिंग की तरफ, या फिर वो इधर उधर प्ले भी करते रहते हैं, तो उनके साथ बड़ा टैक्टफुली, बड़ा स्किलफुली आपको जो है उनके ऊपर टेस्टिंग करनी होती है। ठीक है, फिर उनका लैंग्वेज का भी थोड़ा इशू होता है भाई, कैसा है कि लैंग्वेज के बारे में भी, तो वो सब चीज़ें इंडिविजुअल टेस्ट में ध्यान रखनी होती है। ग्रुप टेस्ट थोड़ा कंपेरेटिवली, अगर हम इंडिविजुअल टेस्ट की बात करें तो उससे कंपेयर करें तो उसके कंपैरेटिवली थोड़ा लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, ईजी टू, कहाँ आप एक एक करके 10 लोगों पे रिसर्च करोगे, एडमिनिस्टर करोगे, टेस्ट करोगे, और कहाँ 10 के 10 एक ही झटके में आप ग्रुप टेस्ट कर रहे हो। कुछ ऐसा टेस्ट है जो ग्रुप पे दिया जा सकता है, तो 10 के 10 एक ही बार में आप दे दोगे, एक बार में उनको इंस्ट्रक्शन समझा दोगे बिठा के और सब इकट्ठे टेस्ट कर लेंगे। तो कुछ, लेकिन फिर भी लिमिटेशंस तो देखो हर चीज़ की होती है, इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो, कुछ भी हो, कितनी भी कोई बढ़िया से बढ़िया चीज़ ना हो, लिमिटेशन तो होती है। तो इसमें लिमिटेशन क्या होती है कि 10 लोग इकट्ठे टेस्ट कर रहे हैं, उसमें से कोई फेक रिस्पॉन्स भी दे सकता है, और कोई हो सकता है कि दे आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड इनफ टू गिव एन आंसर। हो सकता है कि पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व ही नहीं करा, उन्होंने देखा कि अरे यार 1 घंटे के अंदर ये करना था, चलो ये क्वेश्चन अरे छोड़ दो, ये क्वेश्चन छोड़ दो, तो मतलब लेस मोटिवेटेड है वो टू कंडक्ट एन एग्ज़ाम, तो उसमें से वो स्किप भी कर सकते हैं और कुछ फेक रिस्पॉन्सेज भी दे सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है, समझा? अभी अभी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में आया टाइप्स ऑफ टेस्ट। अब कितने तरीके के टेस्ट होते हैं? एक, कई बार स्पीड टेस्ट भी होता है और एक पावर टेस्ट भी होता है। ठीक है, स्पीड और पावर टेस्ट के बेसिस पे भी टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। स्पीड टेस्ट क्या होता है?
ऑब्वियसली जिसमें आपकी स्पीड यानी कि मतलब टाइम लिमिट के बारे में बात हो रही है। तो मतलब आपको इसको टेस्ट को सॉल्व करने के लिए 1 घंटा मिलेगा, तो 1 घंटे के अंदर यू हैव टू सॉल्व इट मतलब ये 1 घंटे के अंदर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो जानी चाहिए, इन द सेंस कि कुछ टेस्टिंग है जिसमें मैंने मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, तो आई विल वेट फॉर 1 मिनट फॉर दैट क्वेश्चन फॉर यू टू आंसर। अगर आपने आंसर नहीं किया वी विल मूव टू सेकंड क्वेश्चन। पूरा पूरा दिन बैठ के टेस्टिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो टाइम लिमिट होता है उसमें, कुछ इतना ही टाइम मिलेगा, उस टाइम में हमको इवैल्यूएट करना ही होता है एज अ साइकोलॉजिस्ट और एज अ रिसर्चर। वो टाइम बेस्ड होते हैं और उतना उसमें जितनी भी एक्यूरेसी है जो भी है उसमें वो आइटम्स करके करना होता है, ठीक है। तो टाइम बेस्ड हो गया। और इसमें जो एक बात होती है कि वो सेम डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन 1 से लेके जितने भी क्वेश्चन होंगे टिल क्वेश्चन 10 सेम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होगा। तो ऐसा नहीं है इसलिए एक क्वेश्चन नंबर 1 पे तो 1 मिनट से भी कम लगा और क्वेश्चन जो 10 तक आते आते वो ऐसे क्वेश्चन हो गए। तो स्पीड टेस्ट समझ आया। स्पीड टेस्ट हैज़ समथिंग रिलेटेड टू योर स्पीड, हाउ क्विकली यू सॉल्व इट, ठीक है। अब आते हैं पावर टेस्ट के बारे में। पावर टेस्ट में क्या होता है, पावर टेस्ट डिपेंड करता है, जो असेस करता है वो करता है आपकी एबिलिटी को, आपकी पावर को टू सॉल्व द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम विद इन द सफिशेंट टाइम, ठीक है। इसमें शायद इतना टाइम लिमिट नहीं होगा, लेकिन विद एवरी पासिंग ऑर्डर, मतलब अगर आपने जैसे क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो ये थोड़ा सबसे इजी था, फिर क्वेश्चन 2, फिर क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, इन सब में लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 विल बी द टफेस्ट वन टू सॉल्व, क्वेश्चन 1 विल बी द ईजिएस्ट वन टू सॉल्व। तो हर क्वेश्चन के हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल आपका इंक्रीज होता जाएगा विद एवरी प्रॉब्लम दैट यू सॉल्व। ना दैट इज़ योर पावर टेस्ट, दैट इज़ योर एबिलिटी टू सॉल्व, कि आप किस लेवल तक, किस पावर तक आप जा सकते हो। मेजॉरिटी जो वैसे जो टेस्ट होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं स्पीड और पावर का, ठीक है, इस तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो प्योरली पावर टेस्ट भी होते हैं। और जिस भी क्वेश्चन पे आप रुक गए वहीं पे टेस्ट ख़त्म कर दिया जाता है। मान लो आप थर्ड क्वेश्चन पे रुक गए, फिफ्थ तक जा ही नहीं पाए, आप थर्ड पे ही रुक गए, तो बस वहीं टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ आप फोर्थ तक तो आपने सॉल्व कर लिया, या फोर्थ पे रुक गए, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फोर्थ वाला सॉल्व नहीं हो रहा, तो बस वहीं टेस्ट जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट। अब किसी टेस्ट को सिलेक्ट करने के लिए भी रिसर्चर को काफ़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी पे भी उठा के कुछ भी टेस्ट लगा देते हैं हम, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, आप सही टेस्ट लगाओ। और टेस्ट जो है बेसिकली मतलब डिफरेंट लोगों के बारे में, उनका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, उनका थोड़ा इंटरेस्ट, थोड़ी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में कुछ पता होना चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आप टेस्ट लगाओगे। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के अच्छा चलो मेरा मन कर रहा है, इनकी पर्सनालिटी चेक करते हैं, इनके ऊपर ना पर्सनालिटी का टेस्ट लगाते हैं। जब मेरा मन कर रहा है कि इनका ना मैं आईक्यू टेस्ट करके तो देखूँ ज़रा कि इनका आईक्यू लेवल है क्या, तो इनके ऊपर आईक्यू टेस्ट लगा दिया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। देयर हैज़ टू इट्स अ वेरी केयरफुली यू हैव टू सेलेक्ट कि व्हाट टेस्ट शुड वन अप्लाई। और वो डिसीजन लेने के लिए यू नीड टू हैव अ पर्सन का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, उनकी पास वो परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं, क्या उनके इंटरेस्ट डोमेन्स हैं, ठीक है। और सिंगल टेस्ट पे तो आपको कभी रिलाई करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी आप टेस्ट लगा रहे हो देन यू शुड ट्राई कि उसका, अगर आपके पास कोई और वर्जन है, कुछ वैरायटी है, तो वो वैरायटी अप्लाई करें। यू शुड नॉट डेफिनेटली डिपेंड ऑन सिंगल टेस्ट और उसको लेके डिसीजन ले लिया हमने, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में। आई होप ये टॉपिक क्लियर है। अगर आपको क्लियर है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ कमेंट ऑल्सो, लेट मी नो दैट यू स्टडी एंड व्हाट आर योर डाउट्स, इफ़ एनी आई विल सॉल्व इट। और आपका पूरा 11th क्लास का कंटेंट यहीं आने वाला है, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।